हेलो एवरीवन, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था घूर्णन अक्ष के बारे में, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र के बारे में। तो देखिए, जब भी हम घूर्णन गति कराते हैं किसी भी पिंड का, किसी भी दृढ़ पिंड का, जब हम घूर्णन गति कराते हैं तो अगर हम उसमें हवा में अगर गति कराएं उसको मुक्त रूप से, तो हम उसमें ये पाते हैं कि उसमें कोई उसका एक बिंदु ऐसा होता है जो कि गति नहीं करता है। ठीक, जैसे कि ये हमारे पास कोई दृढ़ पिंड है, जब हम इसकी गति कराते हैं, ठीक, और जब गति हम इस प्रकार का करा रहे हैं कि हम इसको बार बार इसको हम बल देके गति नहीं करा रहे हैं। हमने क्या किया, एक बार इसको बल दिया और इसको हम हवा में ऐसे गति करा रहे हैं। हम इसको छोड़ देंगे ऐसे और ये हवा में ये गति करता रहेगा, इसको फ्रीली, ठीक, फ्री रोटेट कर रहा है, मुक्त रूप से रोटेट कर रहा है। तो इस चीज में हमें दो चीजें, दो टर्म हमें इसमें समझना जरूरी है। तो पहला टर्म है हमारा द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक, ये अलग बात है कि इसके एक्सिस को आप चेंज कर सकते हैं, इसका जो घूर्णन अक्ष होगा उसको आप बदल सकते हैं। ठीक, जैसे कि जब आप इस बॉडी को ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये अभी ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, तो किस अक्ष में कर रहा है, एक्स अक्ष में। और जब इसको ऐसे कराएंगे तो ये वाई अक्ष में रोटेट करेगा, और जब आप इसको ऐसे कराएंगे तो ये फिर जेड अक्ष में रोटेट करेगा, घूर्णन करेगा। ठीक, तो अक्ष को अपने अनुसार आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जो कि रोटेट अब भी नहीं कर रहा है। ठीक, वो करता ही नहीं है रोटेट, और उसके चारों ओर जो जितने भी कण होंगे निकाय के, वो घूर्णन करेंगे, वो रोटेट करेंगे। ठीक, कैसे, समझिए ध्यानपूर्वक। जब आपने इसको ऐसे रोटेट कराया एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में जब आपने इसको रोटेट कराया ऐसे, ठीक, एक्स अक्ष में जब इसको आप रोटेट कराएंगे ऐसे, तो एक बिंदु यहाँ पे ऐसा होगा। और जब आपने इसको वाई अक्ष में ऐसे रोटेट किया कराया हवा में मुक्त रूप से, वाई अक्ष में ऐसे, ठीक, ऐसे, तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन बनाएंगे, एक लाइन ऐसे, एक बार इधर ऐसे रोटेट हो रहा है, एक बार इधर ऐसे रोटेट हो रहा है, तो बीच में एक ऐसा बिंदु होगा जो रोटेट नहीं करेगा, जो घूर्णन नहीं करेगा। क्या आप बता सकते हैं वह बिंदु कहाँ पे होगा? जरा सा इल्यूजन कीजिए, महसूस कीजिए उसको। ठीक, एक बार उसको आपने एक्स अक्ष पे रोटेट कराया, एक बार वाई अक्ष पे, ये वाई अक्ष के अलॉन्ग, ये एक्स अक्ष के अलॉन्ग, तो एक यहाँ पे एक बिंदु ऐसा मिलेगा जो ये वाला, जब आपने वाई अक्ष पे इसको रोटेट कराया तो वाई अक्ष पे जितने भी इसके जो हमारे केंद्र होंगे कणों के, वो तो रोटेट नहीं करते हैं, वो घूर्णन नहीं करते हैं, हम लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन बाकी क्या होगा, एक्स वाला तो करेगा। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं एक्स में, तो एक्स वाले जितने फिक्स पॉइंट होंगे, जो निश्चित बिंदु होंगे, वो रोटेट नहीं करेंगे, केंद्र बिंदु, लेकिन बाकी तो वाई वाले तो करेंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि एक बिंदु हर केस में, सभी अक्षों में कभी भी वो गति नहीं करता है, वो हमेशा निश्चित रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। वह बिंदु होगा जो कि यहाँ पे फिक्स्ड होगा सारे अक्षों के लिए। ठीक, जब आप यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं, जब आप इसको एक्स अक्ष में ऐसे रोटेट कराएंगे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, और जब यहाँ पे वाई अक्ष में कराएंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे, और जेड एक्सिस में ऐसे कराएंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। लेकिन जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक, जो इनको काट रहा है, जिस पॉइंट में जो पॉइंट कॉमन है सबके लिए, सभी अक्षों के लिए, वह बिंदु कभी भी रोटेट नहीं करता है, हमेशा फिक्स रहता है, और उस बिंदु के चारों ओर सभी कण हम घूर्णन करते रहते हैं। और वो ऐसा बिंदु है जो सभी अक्षों में एक समान रहेगा, स्थिर रहेगा, और उसके चारों ओर सभी कण गति करेंगे। तो उसी बिंदु को हम बोलते हैं क्या, द्रव्यमान केंद्र। ठीक, उसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान केंद्र। और ये सिचुएशन क्या है इसका, जब हम मुक्त रूप से किसी दृढ़ पिंड को घूर्णन कराते हैं, रोटेट कराते हैं, उस केस में। ठीक, और यही जो बिंदु है, ये जो निकाय का जो बिंदु है, जो हमेशा फिक्स रहता है, जिसको हम बोल रहे हैं घूर्णन केंद्र, इसी को हम एक नाम, अलग नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। ठीक, तो द्रव्यमान
केंद्र क्या होता है इसको हम डीपली स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। फिलहाल आप इतना समझिए कि किसी भी रोटेटिंग बॉडी का घूर्णन केंद्र जो होता है उस घूर्णन केंद्र को हम बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। ठीक, किसी भी घूर्णन करने वाले जो पिंड है उस पिंड का जो घूर्णन केंद्र होगा उस केंद्र को बोलेंगे हम द्रव्यमान केंद्र। ठीक, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक बिंदु ऐसा बताइए या वह बिंदु कौन सा होता है जिसके चारों तरफ सभी कण घूर्णन करते हैं, रोटेट करते हैं, लेकिन वह बिंदु रोटेट कभी भी नहीं करता है, तो वह बिंदु कौन होगा? द्रव्यमान केंद्र होगा। और द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? किसी भी घूर्णन करने वाले पिंड का घूर्णन केंद्र होता है। ठीक, तो इस बात को हम लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा, जो आपने अभी समझा वही परिभाषा है, तो इसको आप लिख लेंगे अपने कॉपी में। तो ये टर्म तो हमने ये समझ लिया कि घूर्णन केंद्र क्या होता है, और वह जो बिंदु होगा जो कभी रोटेट नहीं करता, कभी किसी भी अक्ष में समान स्थिर रहता है, नहीं घूमता, उस बिंदु को हम निकाय का क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। ठीक, अब हमें एक दूसरा टर्म पढ़ना है इसमें, जो दूसरे टर्म का नाम है मोमेंट। मोमेंट यानी हिंदी में इसको बोलेंगे आघूर्ण। ठीक, जो हमको दूसरा टर्म इसमें समझना है वो है आघूर्ण। क्या होता है ये आघूर्ण? तो ये घूर्णन गति का प्रभाव है। घूर्णन गति का प्रभाव है। तो घूर्णन गति का एक प्रभाव है जिसको हम बोल रहे हैं आघूर्ण। ठीक, अब इसका क्या मतलब घूर्णन गति का प्रभाव है, हमें तो नहीं समझ में आया। ठीक, तो समझिए इस बात को क्या है। मान लीजिए कि आपके पास आपको एक दरवाजा खोलना है। ये क्या है? आपका दरवाजा है। यहाँ पे ये दरवाजा फिक्स है, आप इस दरवाजे को खोलना चाहते हैं। आप यहाँ पे आए, दरवाजा को अगर खोलना है तो आप इसको धक्का लगाएंगे। धक्का लगाएंगे मतलब क्या हुआ इसका? आप बल लगाएंगे इसमें। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 20 न्यूटन का बल लगा के, और यहाँ पे जब आपने 20 न्यूटन का बल लगाया तो ये दरवाजा ऐसे खुल गया। ठीक, दरवाजा ऐसे खुलेगा। और फिर क्या हुआ? फिर अगले दिन जब आप आए तो फिर आपने यहाँ पे आए आप, और यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे बल लगाया था। तो जब दरवाजे के पास यहाँ पे आप बल लगाए थे तो आपने 20 न्यूटन का बल लगाया, तब ये दरवाजा खुला था। फिर दूसरे दिन आप आए और यहाँ पे बल ना लगा के दरवाजे पे आपने बल यहाँ पे लगाया, और जब आप देखते हैं कि जब आप दरवाजे के यहाँ से बल लगाते हैं तो आप ये पाते हैं कि वो दरवाजा 5 न्यूटन में खुल जाता है। आपको कम धक्का लगाना पड़ता है। आप ऐसा महसूस करते हैं? किए हैं? नहीं किए हैं तो आज जाके करिए, दरवाजा खोल के देखिएगा। ठीक, तब पता चलेगा किस तरफ ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। ठीक, फिर अगले सुबह क्या हुआ? अगले दिन आप आए, आप देखें कि यहाँ से तो हम लगाते हैं तो 5 न्यूटन का बल लगाते हैं, थोड़ा सा धक्का मारते हैं, दरवाजा खुल जाता है। फिर आपने क्या कहा? सोचा कि उतना ही धक्का लगा के मैं यहाँ से दरवाजा खोल लूंगा। तो जब यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लगा के दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा नहीं खुलता है। तो दरवाजा क्यों नहीं खुलता है? क्योंकि यहाँ पे जो आप लगा रहे थे बल, वो वाला बल ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। यहाँ का जो बल था वो कम इफेक्टिव था, और यहाँ पे जो बल लगा रहे थे वो ज्यादा इफेक्टिव था। ठीक, ज्यादा इफेक्टिव का मतलब ज्यादा प्रभावशाली था। यहाँ का बल ज्यादा प्रभावशाली था, इसलिए वो दरवाजा 5 न्यूटन में खुल जा रहा था। यहाँ का जो बल था वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, कम प्रभावशाली था, इसलिए दरवाजा 20 न्यूटन के बल से खुल रहा था। ठीक, तो ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं प्रभावशाली, यानी बल प्रभावशाली बल वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो ये जो प्रभावशाली बल हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं आघूर्ण। ठीक, क्या बोलते हैं हम उसको? उसी को क्या बोलेंगे? आघूर्ण बोलते हैं। ठीक, तो ये बल किस पर काम कर रहा है? ये बल का जो प्रभाव है, जो आघूर्ण है, किस पर काम करेगा? दरवाजा को खोलने में। दरवाजे को हम खोल रहे हैं, तो दरवाजे को जब हम खोल रहे हैं तो इसमें दरवाजे में कौन सी गति हो रही है? घूर्णन गति हो रही है। घूर्णन गति हो रही है। तो यही घूर्णन गति
इस पे प्रभाव घूर्णन गति पे लग रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं आघूर्ण क्या है, घूर्णन गति का एक प्रभाव है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई आपको? ये निर्भर किस पे करता है, ये जो आघूर्ण है ये निर्भर किस पे करेगा? यहां से दरवाजा खोल रहे थे, यहां पे खोल रहे थे, यहां का बल ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा प्रभावशाली है, यहां का बल ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, कम प्रभावशाली है। यानी मोमेंट आघूर्ण हमें यहाँ पे ज्यादा मिलता है और यहाँ पे आघूर्ण हमें कम मिल रहा है। तो इस पे ये निर्भर किस पे कर रहा है? तो निर्भर ये डिस्टेंस पे कर रहा है, दूरी पे कर रहा है। दरवाजा यहाँ पे ऐसे फिक्स है, दरवाजे को आपको खोलना है और यहाँ पे जब आप बल लगाते हैं तो दरवाजे से जो फिक्स वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे निश्चित है, पिवोटेड है, धुरी है, यहाँ पे जब आप बल लगाते हैं तो देखिए यहाँ से दरवाजे से यहाँ तक की दूरी काफी कम है। और जब आप दरवाजा जहाँ पे फिक्स है वहां से लेकर यहाँ पे जब बल लगाते हैं तो देखिए डिस्टेंस बढ़ गया, दूरी बढ़ गया। तो हमारा जो आघूर्ण है ये दूरी पे निर्भर करता है। ठीक, जितना दूरी आप बढ़ा देंगे उतना ही आघूर्ण बढ़ जाता है। आप दूरी घटा देंगे तो आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा और बल का प्रभाव कम हो जाएगा, इसलिए आपको वहां पे आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई नट खोलना है। नट को जब आप हाथों से खोलते हैं तो देखते हैं कि नट आप नहीं खोल पा रहे हैं। वहीं जब आप लंबा सा स्पैनर लगा के खोलते हैं तो तब देखते हैं तो वो नट आसानी से खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? नट में कौन सी गति हो रहा है? घूर्णन गति हो रहा है। और प्रभाव इस पे हम देख रहे हैं, हमारा जो बल लग रहा है वो कम प्रभावशाली है। और जब हम स्पैनर लगाते हैं, पाना लगा के जब हम उसको खोलते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। क्यों? किस पे निर्भर कर रहा है हमारा आघूर्ण? हमारा आघूर्ण निर्भर कर रहा है रेडियस पे, त्रिज्या पे। नट हाथ से खोल रहे हैं तो त्रिज्या कम बन रहा है, और जब स्पैनर लगा के इसको घुमा के ऐसे पूरा नट खोल रहे हैं आप, तो वहां पे त्रिज्या बढ़ जा रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ गया, दूरी बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ गया। तो त्रिज्या बढ़ गया तो हमारा जो आघूर्ण था वो ज्यादा इफेक्टिव हो गया, ज्यादा प्रभावशाली हो गया, इसलिए वहां पे आघूर्ण ज्यादा मिलेगा। ठीक, आप आसानी से नट को खोल लेते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम आघूर्ण का फार्मूला भी बना लेते हैं। आघूर्ण का फार्मूला क्या बनाते हैं कि आघूर्ण किसका आघूर्ण? बल के प्रभाव का। तो बल के प्रभाव का तो F इंटू निर्भर किस पे करता है? ये दूरी पे, तो F इंटू डी। ये है हमारा फार्मूला किसका? आघूर्ण का। तो ऐसे हमें जब भी आघूर्ण किसी चीज का ज्ञात करना रहता है तो हम जगह जगह पे दूरियां लेते हैं और उस पर जितना बल लगाते हैं उनको हम आपस में गुणा करके उसका पता कर लेते हैं आघूर्ण कि कितना इसका आघूर्ण होगा। आघूर्ण किस पे निर्भर करेगा? दूरी पे, डिस्टेंस पे। ठीक, पॉइंट ऑफ रोटेशन के डिस्टेंस से, जहां से रोटेट कराना है आपको चीजों को, वहां से कितनी दूरी पे आप बल लगा रहे हैं उस पे निर्भर करेगा, और साथ में त्रिज्या पे भी निर्भर करता है। ठीक, अगर डिस्टेंस ज्यादा तो हमें आघूर्ण ज्यादा मिलेगा, अगर त्रिज्या ज्यादा तो हमें आघूर्ण भी ज्यादा मिलेगा। ठीक, जैसे कि यहां पे मान लीजिए आपको द्रव्यमान का आघूर्ण लगाना है। हमारे पास कोई द्रव्यमान है m1 और इसकी त्रिज्या है r1 और यहाँ पे पॉइंट फिक्स है, धुरी हमारा फिक्स है, मतलब पॉइंट ऑफ रोटेशन, घूर्णन का बिंदु फिक्स है जहां से हमें रोटेट कराना है। और इसका मैं आपको पूछ रहा हूं कि इस द्रव्यमान का आघूर्ण बताइए। तो आप क्या बताएंगे? m1 मतलब द्रव्यमान का आघूर्ण, तो m1 इंटू r1। ठीक, अगर f होता तो f1 इंटू r1 हो जाता। तो ये फार्मूला है, आघूर्ण निकालने का तरीका है। तो इस पे आगे हम काफी स्टडी करेंगे, अभी इतना समाप्त नहीं होता है अभी ये। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में। और अगला क्लास हमारा शायद अब स्कूल में पढ़ेगा, तब स्कूल में पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स आप पढ़े रहिएगा, जब स्कूल में आएंगे तो आपसे पूछे जाएंगे ये सारे टॉपिक्स। ठीक, सो दिस मच, थैंक यू।